नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जमीन पर क्यों टिके हुए हैं, या ये चांद पृथ्वी से दूर उड़कर कहीं चला क्यों नहीं जाता? इन सभी सवालों का जवाब एक ही अदृश्य ताकत में छिपा है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। एक छोटे से गिरते हुए सेब से लेकर हमारी विशाल आकाश गंगाओं तक यही वो फोर्स है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। तो चलिए इस रहस्यमय ताकत के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में। सोचिए, एक 23 साल का नौजवान आइजैक न्यूटन अपने बगीचे में बैठा है और एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखता है। अब हम और आप होते तो शायद इसे एक आम सी बात मानकर भूल जाते, है ना? लेकिन न्यूटन के लिए ये एक क्रांतिकारी सोच की चिंगारी थी। उस एक सेब ने न्यूटन के दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया। क्या जो ताकत सेब को नीचे खींच रही है, वही अदृश्य धागा है जिसने चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर अपने ऑर्बिट में बांधा रखा है? ये एक ऐसा सवाल था जो विज्ञान की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसका जवाब था हाँ। न्यूटन को ये एहसास हुआ कि ये कोई दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं। उन्होंने एक ही यूनिवर्सल लॉ का आइडिया दिया, जो सिर्फ एक गिरते हुए सेब पर ही नहीं बल्कि तारों और ग्रहों की चाल को भी कंट्रोल करता है। और आज हम इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये नियम आखिर है क्या? ये बहुत ही सरल और खूबसूरत है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में जिस भी चीज का वजन है, वो हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, अरे यहाँ तक कि आपके और आपके हाथ में मौजूद फोन के बीच भी एक खिंचाव है। चलिए इस लॉ के पीछे की मैथ्स को समझते हैं, जो इस स्लाइड पर दिख रही है। इसे 3 आसान हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली बात, ये खिंचाव की ताकत दोनों चीजों के मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा मास, उतना मजबूत खिंचाव। दूसरी बात, ये उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, लेकिन एक खास तरीके से। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ये ताकत तेजी से कम हो जाती है। और तीसरी बात, इन दोनों आइडियाज को मिलाकर हमें ग्रेविटी का फाइनल फॉर्मूला मिलता है। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो चीजों के बीच की दूरी को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ आधा नहीं बल्कि 4 गुना कमजोर हो जाता है। और अगर आप दूरी को 3 गुना कर दें तो फोर्स 9 गुना कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि स्पेस में जब दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं तो ग्रेविटी का असर इतने नाटकीय ढंग से बदलता है। अब उस फॉर्मूले में जो जी था ना, वो एक खास नंबर है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो जी इतना छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी असल में प्रकृति की 4 सबसे बुनियादी ताकतों में सबसे कमजोर है। ये ताकतवर तभी महसूस होती है जब कम से कम एक चीज बहुत ही ज्यादा विशाल हो, जैसे कि कोई ग्रह या कोई तारा। यही कारण है कि हमें अपनी कॉफी के कप और किताब के बीच की ग्रेविटी महसूस नहीं होती, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी हमें अपनी कुर्सी पर टिकाए रखती है। ठीक है, तो अब जब हम इस यूनिवर्सल लॉ को समझ गए हैं, तो चलिए इसे जरा अपनी धरती पर वापस लाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। धरती पर हम अक्सर ग्रेविटी को एक छोटे जी से दिखाते हैं, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो रेट है जिस पर कोई चीज धरती की ओर गिरते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाती है। असल में ये न्यूटन के बड़े वाले नियम का ही एक लोकल आसान वर्जन है। और धरती की सतह पर इस जी की एवरेज वैल्यू है लगभग 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे ये वही नंबर है जो हम सब ने स्कूल की फिजिक्स की किताबों में रटा था। इसका मतलब है कि हर गुजरते सेकंड के साथ एक गिरती हुई चीज अपनी रफ्तार में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का इजाफा करती है। लेकिन एक मजेदार सवाल है, क्या ये 9.8 की वैल्यू पूरी धरती पर एक जैसी है? नहीं, हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ये ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। इसका मतलब है कि अगर कोई पोल्स पर खड़ा है तो वो पृथ्वी के सेंटर के थोड़ा ज्यादा करीब है बनिस्बत उसके जो इक्वेटर पर खड़ा है। और जैसा कि न्यूटन ने हमें सिखाया, कम दूरी का मतलब है ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोल्स पर किसी का वजन इक्वेटर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा।
ठीक है, तो धरती हमें लगातार नीचे खींच रही है, तो फिर हम इस खिंचाव को पार करके स्पेस में कैसे जाते हैं? चलिए पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी के मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक लॉजिकल सवाल है। अगर ग्रेविटी इतनी पावरफुल है और हमेशा नीचे की ओर खींचती है, तो रॉकेट ऊपर जाते कैसे हैं और ऊपर टिकते कैसे हैं? इसका जवाब सिर्फ ऊपर जाने में नहीं, बल्कि सही रफ्तार से आगे बढ़ने में छिपा है। यहाँ पर दो जादुई नंबर आते हैं। पहला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वो स्पीड है जिस पर अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो जमीन से टकराने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिरती रहेगी। ये स्पीड है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा है एस्केप वेलोसिटी। ये वो स्पीड है जो धरती की पकड़ को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने और स्पेस में निकल जाने के लिए जरूरी है, जो है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इन दोनों स्पीड्स के बीच एक बड़ा मजेदार गणित का रिश्ता है। एस्केप वेलोसिटी हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सैटेलाइट पहले से ही ऑर्बिट में है, तो उसे धरती के खिंचाव से आज़ाद होने के लिए अपनी स्पीड को सिर्फ 41% और बढ़ाना होगा। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। न्यूटन का नियम सिर्फ धरती और उसके सैटेलाइट्स के लिए नहीं है। ये वो संगीत है जिस पर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम नाचता है। न्यूटन के आने से पहले एक और महान खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर ने बड़ी मेहनत से ये तो पता लगा लिया था कि प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते कैसे हैं। केपलर ने बता दिया था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि क्यों हो रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने उस क्यों का जवाब दिया। केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला, कि प्लैनेट्स गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा, जब कोई प्लैनेट सूरज के पास होता है तो वो तेज चलता है और जब दूर होता है तो धीरे। और तीसरा, उन्होंने एक प्लैनेट की 1 साल की लंबाई और सूरज से उसकी दूरी के बीच एक सटीक गणित का रिश्ता खोजा। न्यूटन ने दिखाया कि ये सब कुछ ग्रेविटी के इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही सीधा नतीजा है। तो ये सारी पुरानी बातें आज हमारे किस काम की हैं? चलिए इसके सबसे जरूरी मॉडर्न इस्तेमाल में से एक को देखते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आज यही सदियों पुराने प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से हम कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए सैटेलाइट्स को उनकी एकदम सटीक जगह पर रख पाते हैं। जब भी कोई अपने फोन पर मैप्स यूज करता है या मौसम का हाल देखता है, तो असल में वो न्यूटन और केपलर के काम का ही नतीजा देख रहा होता है। एक सैटेलाइट का ऑर्बिट में रहना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार उसे बाहर की ओर फेंकना चाहती है, जबकि धरती की ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचती है। जब ये दोनों फोर्स एकदम बैलेंस हो जाते हैं, तो सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, लेकिन वो इतनी तेजी से आगे भी बढ़ रहा होता है कि वो कभी जमीन से टकराता ही नहीं। ये एक ऐसी गिरावट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो एक गिरते हुए सेब से शुरू हुई ये कहानी हमें सोलर सिस्टम के डांस और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक ले आई है। एक मामूली सी ऑब्जर्वेशन ने हमें ब्रह्मांड को समझने का एक जबरदस्त नियम दे दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे राज बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और एक जिज्ञासु दिमाग का इंतजार कर रहे हैं।